Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो हम इंडोक्राइन सिस्टम के अभी सेकेंड लेक्चर में आ गए हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जो हार्मोन है वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं, इनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। हमने इसके कुछ जो समरी है, जो ग्रॉस मैकेनिज्म है, वो हमने पिछले क्लास में भी कुछ डिस्कस किया था। तो हम उसको आगे हम डिटेल में यहाँ पे आज के क्लास में देखने वाले हैं कि जो हार्मोन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है ना। तो mechanism of action of hormone refer to the process by which a hormone binds to its receptor, अपने रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड होता है और कैसे वो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल काम को एग्जीक्यूट करता है ना। कहाँ पे? अपने टारगेट सेल में, मतलब जहां पे इसके रिसेप्टर है, तो वहां पे जाके अपने रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड होता है, कितने स्ट्रांगली बाइंड होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस लाता है। उस रिसेप्टर की वजह से जो सेल के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले रहा है, जहां पे वो बाइंड हुआ उस सेल में, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। अगर ये हार्मोन का हम पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन सिक्रीशन अकर्स इन शॉर्ट बर्स्ट, है ना। हार्मोन क्या होते हैं? छोटे छोटे बर्स्ट में, मतलब झटके में, है ना। एक बार रिलीज हो गया, फिर रुक गया, फिर रिलीज हो गया, फिर रुक गया, विथ लिटिल और नो सिक्रेशन बिटवीन दी बर्स्ट, है ना। एक बार रिलीज हो गया, फिर से पूरा बंद हो, कंटिन्यूअसली रिलीज ऐसे बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं, राइट। और बीच में बहुत कम अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट हो सकता है या फिर जनरली नहीं होता है। तो जब जरूरी है वहां पे हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो ये जो हार्मोन सिक्रीशन है, इट इज रेगुलेटेड बाय द सिग्नल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो इसीलिए मैंने नर्वस सिस्टम में भी बोला था और यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है वो दोनों पैरेलली वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं, एक दूसरे के सहयोग में वर्क करते हैं। तो जो हार्मोन सिक्रीशन है ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल रहता है ना, या फिर हमारे ब्लड सिस्टम पे, हमारे बॉडी सिस्टम पे, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन पे कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ये जो हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं, राइट। होप ये हमको समझ में आ गया होगा। तो मोस्ट हार्मोन्स, है ना, रेगुलरली मोस्ट हार्मोनल रेगुलेटरी सिस्टम वर्क बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स विथ फ्यू ऑपरेशन बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत सारे जो हार्मोन का मैकेनिज्म है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से चलता है और कुछ का जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से चलता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं पे किसी चीज की कमी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि चीजें प्रोडक्शन होना चालू होती है ना, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और जनरली कहीं पे कुछ चीजें बढ़ जाती है, हार्मोन का जो एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो जैसे वो एक्टिविटी बढ़ जाता है तो फिर वो क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देके अपने जो ब्रेन, हमारे उसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मास्टर ग्लैंड जो इन सब ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसको भी जो है अपना हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचती तो वो वहीं से उनको ब्लॉक कर देते, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जनरली ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम करते हैं। तो दीज हार्मोन अफेक्ट ओनली सर्टेन टिश्यूज और ऑर्गन्स नॉन एज टारगेट सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स रहते हैं जिनमें इसके रिसेप्टर्स रहते हैं, है ना। और ये हार्मोन बहुत स्पेसिफिक रहते हैं, जहां पे इसके रिसेप्टर है वहीं पे जाके काम करेंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दे आर बहुत स्पेसिफिक, दे आर वेरी स्पेसिफिक, और ये अपने टारगेट सेल्स में जाके ही काम करते हैं। बाकी सेल्स को ये कुछ भी नहीं करते हैं, टारगेट ऑर्गन्स, एज दे हैव ए स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे बॉडी में थायराइड हार्मोन रिलीज हुआ और जहां पे सेल पे थायराइड के रिसेप्टर है वहीं पे जाके ये काम करेगा, बाकी सेल्स में जाके काम नहीं करेगा। जैसे इंसुलिन है, जहां पे इंसुलिन रिसेप्टर है वहीं पे जाके काम करेगा, बाकी जगह पे जाके काम नहीं करेगा। दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर रिसेप्टर्स। हार्मोन बाइंडिंग इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ सेल, है ना। तो हार्मोन सेल्स में कितना अमाउंट में आके बाइंड हुआ, कितना स्ट्रांगली बाइंड हुआ, आने के बाद क्या क्या चेंज किए, उसके हिसाब से जो सेल का वर्किंग पैटर्न है वो डिसाइड होगा। हार्मोन वर्क्स बाय टू मेजर मैकेनिज्म। तो हार्मोन बेसिकली टू मैकेनिज्म से काम करते हैं, है ना। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि हार्मोन, वाटर सोलुबल हार्मोन जो रहते हैं, जैसे प्रोटीन रिलेटेड हार्मोन जिनको हम कैटेकोलामाइन बोलते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रेनालिन, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। और ये जो वाटर सोलुबल हार्मोन है ये जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है। फिर क्या होता है कि ये क्योंकि सेल को क्रॉस नहीं कर पा रहे सेल मेम्ब्रेन को, तो जो है सेल के जो रिसेप्टर्स रहते हैं सेल सरफेस में, उन पे जाके बाइंड करेंगे, वहां पे एक्शन करेंगे और उस तरीके से
एक्शन करेंगे। तो हम अभी मैकेनिज्म देखेंगे वाटर सोलुबल हार्मोन का, जो पानी में घुलने वाले हार्मोन है वो कैसे काम करते हैं। तो इसमें हमको पहले ये समझना है कि अगर कोई वाटर सोलुबल है तो वो लिपिड में इतना सोलुबल नहीं रहता है, और जो लिपिड सोलुबल है वो वाटर में इतना सोलुबल नहीं रहता है। तो पहले हम देखेंगे कि हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या होगा, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन पे आएगा, वहां पे इनके जो रिसेप्टर है उन पे बाइंड करेंगे। जैसे ये बाइंड करेगा क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट्स, ये जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा और ये सेल के अंदर सिग्नल भेजेगा मॉलिक्यूल्स के तरीके से, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। ये ऐसा मान के चलिए कि एक गेट के सामने एक हार्मोन आ गया और गेट वाले को एक इंफॉर्मेशन दे दिया, एक चिट्ठी दे दिया। अब ये चिट्ठी इन्होंने राजा तक पहुंचानी है, तो गेट में मानो कि अब 4-5 सिक्योरिटी वाले हैं, तो उसमें से उन्होंने एक सिक्योरिटी को अंदर भेज दिया, जिसको वो लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, है ना। तो वो चिट्ठी उन्होंने उसके हाथ में दे दी, बोले राजा को दे दे। तो ऐसे जो सेकेंडरी मैसेंजर हमारे बॉडी में अवेलेबल है, उनमें कुछ एग्जांपल है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, ऐसे कैल्शियम भी कभी कभी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं, और IP3 बोलते हैं जिसको हम, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हार्मोन आ रहा है और सेल मेम्ब्रेन पे जो उसके FC रिसेप्टर है उसमें आगे बाइंड कर रहा है, और वहां से फिर वो बोल रहा है कि सेकेंडरी जो मैसेंजर है उसको इंफॉर्मेशन देके सेल के अंदर भेज रहा है। फिर देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये अंदर जाता है, सेल के अंदर में जाता है, और प्रोटीन काइनेज, जो प्रोटीन काइनेजेज रहते हैं इनका फॉस्फोराइलेशन कर देता है। और जैसे ही प्रोटीन काइनेज का ये एक्टिवेट होता है, सॉरी, जो प्रोटीन काइनेज है वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होते हैं तो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में एंजाइम एक्टिवेशन भी बोलते हैं, है ना। जो हमारे सेल के अंदर है वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये अपने जो एंजाइम पर्टिकुलर काम के लिए जाने जाते हैं, कौन से एंजाइम एक्टिवेट हुए तो वो अपना काम करना चालू कर देंगे। अगर आयन एक्टिवेट हुआ है तो वो आयन चैनल काम कर देंगे, या फिर इनका कोई मेटाबॉलिज्म में रोल है एंजाइम का तो वो अपना मेटाबॉलिज्म का वाला काम करना चालू कर देंगे। तो बेसिकली जो वाटर सोलुबल में क्या हो रहा है कि हार्मोन आ रहा है, सेल सरफेस में आके इसको एक्टिवेट कर दे रहा है, यहाँ से ये सेकेंडरी मैसेंजर बना के इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर डाल रहा है। सेल के अंदर में प्रोटीन काइनेजेस रहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर ये इसमें के जो प्रोटीन है वो फॉस्फोराइलेट होना चालू होते हैं। वो होने के बाद फिर इनसे एंजाइम रिलीज होता है, और या फिर इसकी वजह से जो आयन में चेंज आना है या फिर जो मेटाबॉलिज्म में चेंज आना, जो फिजियोलॉजिकली चेंज आना है, वो चेंज हमको देखने को मिलता है। इसको अगर हम समरी में दिखाएं तो हार्मोन आया, हार्मोन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट किया, है ना, फिर एडिनाइल साइक्लेज मतलब कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर को इसने क्या किया, एक्टिवेट किया। फिर वहां जाके ये ATP और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर क्या है एनर्जी के साथ में जाके जो है प्रोटीन काइनेजेज को जाके एक्टिवेट किया, है ना। इसकी वजह से क्या हो गया, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो सेल में है अपना जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो हमको देखने को मिलेगा, राइट। होप ये जो मैकेनिज्म है वाटर सोलुबल हार्मोन का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमारा दूसरा मैकेनिज्म हम देखेंगे वो देखेंगे हम लिपिड सोलुबल हार्मोन के, है ना। जो फैट सोलुबल हार्मोन है वो कैसे काम करते हैं, जैसे हमने बेसिकली इसके एग्जांपल दिए थे स्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें से सबसे कॉमन है वो है थायराइड हार्मोन, है ना। ऐसे ही कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ये जो हार्मोन है ये लिपिड सोलुबल हार्मोन्स है। तो इन हार्मोन्स में जनरली क्या होता है ना कि ये क्योंकि लिपिड सोलुबल है और अपना सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड से बना हुआ है, तो इनके पास एक गेट पास है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड को अपना इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। रादर देन दैट ये क्या करेंगे, ये खुद से सेल मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस करेंगे और सेल के अंदर में जाएंगे। अब सेल के अंदर में जो इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर है ना, वो रिसेप्टर के पास जाएंगे, है ना। तो जैसे ही ये रिसेप्टर के पास जाएंगे तो ये जो साइटोप्लाज्म में अपना न्यूक्लियस सेल है, इनके रिसेप्टर जनरली वहां पे रहते हैं। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, और ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ना, ये न्यूक्लियस पे जाके बैठते हैं, है ना। जैसे ही ये न्यूक्लियस पे जाके बैठते हैं ये mRNA को सिंथेसाइज करते हैं। mRNA सिंथेसाइज हम आगे जेनेटिक्स में भी देखेंगे कि mRNA कैसे सिंथेसिस होते हैं, मतलब ये DNA में जाते हैं, फिर DNA को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके रिस्पॉन्स में ये एक हुक्म आदेश जारी करता है, एक इन्फॉर्मेशन जारी करता है, जिस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं mRNA, मैसेंजर RNA। मतलब DNA एक इन्फॉर्मेशन को बनाता है जिसको हम mRNA बोलते हैं। और ये जो mRNA है, ये जैसे mRNA बनता है, ये mRNA क्या करता है कि ये पर्टिकुलर राइबोसोम्स में जाता है। जो हमारे सेल्स में क्या रहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं, क्योंकि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये जो mRNA का इन्फॉर्मेशन है ये राइबोसोम पे गया, जो इन्फॉर्मेशन आया है मतलब हमको कैसा वाला प्रोटीन बनना है, फिर राइबोसोम क्या करेगा,
इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक नया प्रोटीन को फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो नया प्रोटीन बनता है, फिर ये नया प्रोटीन जो हमारे सेल्स में चेंजेस लेके आने हैं वहां पे जाएगा और वो चेंजेस लेके आएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा। जैसे थायरोक्सिन का काम होता है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने का, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे ये थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, सीधे सेल के अंदर में आएगा। सेल के अंदर में आएगा तो ये क्या करेगा, सीधा न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद में ये न्यूक्लियस के सामने जाने के बाद में फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो सीधा न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो थायरोक्सिन की इंफॉर्मेशन को देखेगा कि नहीं मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। फिर ये यहाँ से एक एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा और ये एमआरएनए में क्या लिखेगा, क्या लिखा है कि कुछ ऐसे प्रोटीन बनाने हैं जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन राइबोसोम पे जाएगा और राइबोसोम फिर अपना काम करेगा, ऐसे एक प्रोटीन बनाएगा जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। और जैसे ही ये प्रोटीन रिलीज होगा, हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा। होप आपको ये जो मैकेनिज्म है लिपिड सोलुबल हार्मोन का, ये भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। राइट नाउ विद दैट वी विल सी सम इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। तो जो हार्मोन का मैकेनिज्म है ये बहुत प्रिसाइज होता है, जो है वही है, मतलब बहुत ही प्रिसाइज, फालतू चीजों को छेड़छाड़ नहीं करता है, रैपिड बहुत फास्ट होता है और सम टाइम इट मे बी लॉन्ग लास्टिंग। कभी कभी ये काम किया और खत्म हो गया, डीके होके चले जाता है, और कभी कभी लंबे समय तक काम करता है, विच इफेक्टिवली मॉड्यूलेट और कंट्रोल दी बॉडी फंक्शंस। जो हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, है ना, उन प्रोसेस को मॉडिफाई या फिर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। राइट तो आज का क्लास कंप्लीट करने से पहले भी मैं एक बार फिर से इसको जस्ट ग्लैंस करना चाहूंगा। हम देख रहे थे मैकेनिज्म, इसमें सबसे पहले था वाटर सोलुबल हार्मोन। वाटर सोलुबल हार्मोन में बेसिकली क्या हो रहा है कि हार्मोन जो है वो आ रहा है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, ये फिर सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, ये हमारे सेल्स के अंदर में जा रहे हैं, ये प्रोटीन काइनेज के साथ में जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमको सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जो लिपिड सोलुबल हार्मोन है उनके केस में क्या हो रहा है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली सेल के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के न्यूक्लियस तक पहुंच रहे हैं और ये डायरेक्टली एमआरएनए सिंथेसाइज कर रहा है, फिर ये राइबोसोम को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नया प्रोटीन बन रहा है, और नया प्रोटीन हमको फिजियोलॉजिकली जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन देने में हेल्प कर रहा है। तो इन समरी में क्या है कि जो अपना हार्मोन का वर्क है वो बहुत प्रिसाइज है, रैपिड है, लॉन्ग लास्टिंग है, और जो हमारे फिजियोलॉजी को मॉड्यूलेट करता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। होप ये कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा, हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। राइट अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।